अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ आतिश इश्क एन अमेरिकन मॉन्स्टर बाय सालेहा इकबाल एपिसोड 5। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें और साथ ही ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से, किस शहर से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। डेविल अंदर सब सेट है। शोएब बिल्डिंग से दोबारा बाहर आते हुए कहता है, जी तो बेगम साहिबा इजाज़त है हमें अंदर जाने की। डेविल गर्दन मोड़कर कैमरे की तरफ देखते हुए पूछता है, जी मियाँ जी इजाज़त बराए मेहरबानी, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो कर लेना। अगर किसी से बात निकलवाने से पहले ही तुमने मार दिया ना डेविल, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। हयालात से कुर्सी को अपनी तरफ खींचते हुए उस पर बैठते हुए फिल्म धमकी देने वाले अंदाज में कहती है, ओहो हद ही हो गई है, बीवी नहीं अपने सर पर मौत का फरिश्ता बिठा लिया हूँ मैंने। कुछ भी करने से पहले मौत की घंटी मेरे सामने बजा देती है। डेविल अपने कोट के बटनों को बंद करते हुए गंदा सा मुंह बनाकर कहता है, कहकर शोएब की तरफ देख कर वो नॉर्मल फेस में वापस आ जाता है। तुम्हारी बीवी तो मेरी वाली से ज़्यादा बुरी है ना। डेविल शोएब के कंधे पर हाथ रखकर अफसरदगी से पूछता है। शोएब रोत सा मुंह बनाकर हाँ में सर हिला देता है। तुम्हें भी बड़ा शौक चढ़ा था शादी करने का, क्या मिला था मुझे। डेविल शोएब के कंधे से हाथ हटाकर चिड़े हुए लहजे में कहता है, मुझे क्या मिला था शादी करके। मेरी हालत देखकर समझ नहीं आ रहा आया था तुम्हें कि शादी करना मतलब अपने आप को इंसान से कुत्ता बना लेना। बस बीवी बोले वही करो। अब हम डेविल भी इन 4 फुट की औरतों के कहने पर चलने के लिए रह गए हैं। डेविल बड़ी बेजारी से बिल्डिंग के अंदर देखते हुए कहता है, डेविल मैं सुन रही हूँ। हया अपनी गन का ट्रिगर चढ़ाते हुए कहती है, पर तुम यहाँ से मुझे शूट नहीं कर सकती हो मेरी जान, इसलिए अपनी गन की गोलियों को ज़रा बचा कर रखो, किसी अच्छे वक्त पर इनका इस्तेमाल करना और मुझे अपना काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। डेविल अपने कान में लगी हुई चिप को टच किए हुए कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए कहता है और कहते ही एकदम कोल्ड फेस में वापस आ जाता है और अपनी पैंट की जेब से अपना सिक्का निकालकर बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ता है। डेविल के कदमों के पीछे पीछे शोएब अपने कदम उठाए डेविल के पीछे अंदर की तरफ बढ़ जाता है। उल्टा हाथ पैंट की जेब में डाले हुए सीधे हाथ में सिक्का उंगलियों के दरमियान घुमाते हुए वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है। डेविल अपनी नज़रें ज़मीन में गाड़े हुए कोल्ड फेस हर तरफ के एक्सप्रेशन से पाक वो बिल्डिंग में दबे दबे कदम अंदर की तरफ बढ़ाता है और अंदर जाते ही वो दरवाजे के अंदर रुक जाता है। उंगलियों से सिक्का बराबर घुमाते हुए वो नज़रें उठाकर पूरी बिल्डिंग का मुआयना करने लग जाता है। इधर उधर देखते हुए वो अपनी नज़रें एक जगह टिकाए हुए सख्त नज़रों से अपने सामने खड़े हुए लोगों को देखते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए सिक्के को वापस जेब में डालकर बिल्डिंग के अंदर इस कमरे की तरफ कदम बढ़ाता है। डेविल को आते हुए देखकर जल्दी से डेविल का ये आदमी जो बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ डेविल को आता देखकर ब्राउन कलर के बड़े से दरवाजे को खोलकर उसके अंदर जाने का इंतजार कर रहा था। डेविल के बढ़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनते हुए खून से तर चेहरे लिए हुए सर झुकाए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे हुए डेविल के कदमों की आवाज़ पर तीनों ही सर उठाकर दरवाजे से बाहर की तरफ देखते हैं, जहां डेविल एक हाथ पैंट की जेब में डाले हुए दूसरे हाथ को लटकाए हुए वो उन्हीं आदमियों को देखते हुए अंदर कमरे की तरफ लंबे लंबे डग भरता हुआ आता है। डेविल की नज़रों से जैसे ही उनकी आंखें टकराती है सब उसी पल अपना अपना सर झुकाए हुए डर के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लग जाते हैं। डेविल कमरे में दाखिल हुए सरसरी सी नज़र उन तीनों आदमियों पर डालते हुए उनके सामने पड़ी हुई कुर्सी पर जा बैठता है और टांग पर टांग रखे हुए वो अपने कोट के बटनों को खोलते हुए कुर्सी पर चौड़ा होकर बैठता है। पहले कुछ पल तो वो खामोशी से इन सब के झुके हुए सरों को देखता है और फिर गहरी सांस लेते हुए टांग से टांग हटाए दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए दोनों हाथ आपस में जोड़े हुए उन आदमियों की तरफ झुकता है और बिना पलक झपकाए घूरते हुए सख्त नजरें उन आदमियों के वजूद पर डाले हुए पूछता है, मैं पहली और आखिरी मर्तबा पूछूंगा, अगर झूठ बोला तो। कहते हुए वो अपना हाथ हवा में उठाए अपने आदमी की तरफ बढ़ता है जिस पर वो झट से तेज नुकीले धार वाला चाकू रख देता है। पेपर्स कहाँ है और बाकी के वो लोग कहाँ है जो तुम्हारे साथ इस गैर कानूनी काम में मलबूस है। डेविल चाकू की नोक अपनी उंगली पर रखे हुए उसी पर नजर जमाए हुए छोटे छोटे दबे दबे कदम उठाए वो उन तीनों आदमियों के सामने चल रहा था। तीनों सर झुकाए
डरते हुए एक दूसरे को कमर पर बांधे हुए बाजू से बताने का इशारा करते हैं। श्श, आवाज़ नहीं, मुझे आवाज़ नहीं पसंद, सिर्फ 5 सेकंड है तुम्हारे पास, मुझे जवाब दो वरना जान दो। डेविल वापस कर कुर्सी के पास, कुर्सी के पीछे आ खड़ा होता है, अपने दोनों हाथ कुर्सी पर रखे हुए, चाकू उन लोगों की नज़रों के सामने लहराते हुए कोल्ड नज़रों से ज़मीन पर बैठे हुए लोगों को देखते हुए कहता है 1। डेविल का काउंटिंग स्टार्ट कर देता है 2 कहते हुए सीधा खड़ा हो जाता है और कुर्सी पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचता है 3। कुर्सी अपने आगे से हटाकर अपना कदम उठाकर वो आगे रखने ही वाला था कि एक आदमी झट से खड़ा होकर डेविल के बिल्कुल सामने आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए डरते हुए बिना पलक झपकाए वो लड़खड़ाते हुए लहजे में कहता है वो मुल्क से बाहर चला गया है। आदमी मुसलसल डेविल की आंखों में देखते हुए कहता है कहा। डेविल चाकू को हाथ में घुमाकर मारने वाले अंदाज में पकड़ता है। अमरी आदमी कह ही रहा था, डेविल ने उसके मुंह से शुरू किए अल्फाज सुनते ही उसी पल उसकी गर्दन पर चाकू फेर दिया था। आदमी खुली आंखों से उसी पल जमीन बोस हो चुका था। उसकी गर्दन से निकलता हुआ खून सीधा डेविल के चेहरे पर लगता है। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात करे, ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी का और उसके बाद मेरी बेटी का। डेविल अपनी बाजुओं से अपने चेहरे पर लगे हुए खून को साफ करते हुए कहता है मरना है या बताना है। डेविल कुर्सी पर बैठते हुए बाकी के 2 आदमियों से पूछता है मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मुझे मत मारो प्लीज़ डेविल, प्लीज़ डेविल। एक आदमी घुटनों के बल ज़मीन पर चलते हुए आता है, डेविल के कदमों में अपना सर रखे हुए वो उससे गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की बख्शिश मांगता है। ओके, डेविल उसकी बात सुनते हुए हंसते हुए जवाब देता है। आदमी कुछ बता पाता इससे पहले ही पुलिस फोर्स के एक साथ कई सारे लोग अपनी अपनी गनों के साथ उस रूम में दाखिल होते हैं। हया हया हया, डेविल बेजारी से कुर्सी से पुष्ट टिकाए हुए उसका नाम पुकारता है डेविल। एक पुलिस फोर्स का लड़का डेविल के पास अपना फ़ोन लाते हुए उसका नाम लेता है। उसकी आवाज़ पर डेविल उस लड़के को सर से पैर तक देखते हुए अपने हाथ से चाकू फेंक कर उसके हाथ से फ़ोन लेता है। डेविल तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था, किसी की सांसें निकालने के लिए नहीं कहा। फ़ोन की दूसरी तरफ हया एक और कैमरे की मदद से उस कमरे में होने वाले मनाजिर को देखते हुए कहती है मेरा यही तरीका है, काम करवाना है करवाओ वरना मैं नहीं कर रहा हूँ। हद हो गई है, अब डेविल हूँ मैं, डेविल के तरीके से ही काम करूँगा ना। जहांगीर कुर्सी से खड़ा होते हुए कमरे में बंद खिड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। जी डेविल, आप डेविल है, लेकिन अच्छे वाले, बुरे सिर्फ बुरे लोगों के लिए हैं। हया जहांगीर को खिड़की की तरफ देखते हुए कहती है बिल्कुल डेविल डेविल ही है, इतने सालों में फ़र्क इतना पड़ा है। पहले वो अपने मतलब के लिए हर सही और गलत और गलत को सही करता था और अब वो सिर्फ सही के लिए हर गलत को गलत तरीके से सही करता है। जहांगीर आलम द इटालियन डेविल एक बार फिर से अपने दुनिया पर हुकूमत करने के लिए वापस आ गया है और अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए वो अब हर गलत काम सही और हर सही काम को गलत कर तरीके से अंजाम देगा। जहांगीर अपने खून लगे हुए हाथ से खिड़की को खोलते हुए खिड़की से बाहर इटली की खूबसूरती को देखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहता है और यकीनन इस बार आप पावरफुल भी और ज़्यादा हो गए हैं। हया मिर्ज़ा जो आपके साथ है, अब कहते हुए हया भी मुस्कुरा देती है और सुनते हुए जहांगीर भी माय डियर हस्बैंड। हया कुर्सी पर पुरसुकून सी बैठे हुए कहती है बाकी का काम मेरी टीम देख लेगी, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, इतना डराना इनको काफ़ी था, अब आप घर वापस आ जाएं। हया जहांगीर की पीठ को देखते हुए फ़खरिया मुस्कुराहट के साथ कहती है यस जानी, जो आपका हुक्म। जहांगीर मुस्कुराते हुए कहता है और कहकर फ़ोन काट कर फ़ौरन से पलटता है। इसके पलटते ही चेहरे से हर तरह के मुस्कुराने वाले एक्सप्रेशन गायब हो चुके थे, चेहरे पर संजीदगी छा गई थी। डार्क ब्लैक आंखों में डर और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। डेविल फ़ोन हाथ में घुमाते हुए अपने आदमियों की तरफ बढ़ता है, पहले पुलिस वाले को फ़ोन देता है और फिर खुद बाहर निकलने के लिए अपने कदम बढ़ाता है, पर रुक जाता है और दोबारा उसी आदमी के सामने आ खड़ा होता है जो उसे सब कुछ बताने का कह रहा था। अमेरिका में कौन है वो? डेविल उसके चेहरे के हर एक तासुरात को गौर से देखते हुए अटल और सख्त लहजे में पूछता है मॉन्स्टर। वो अमेरिका का मॉन्स्टर है जो अमेरिका के साथ साथ इटली के बिजनेस पर भी हुकूमत करता है। वो रहता वहाँ है पर उसके आदमी दुनिया के हर बड़े ममालिक में मौजूद है जो उसकी शनाख्त को बरकरार रखते हैं। वजदान यमान अमेरिका का मॉन्स्टर। आदमी नज़रें झुकाए हुए दो तो न कभी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखने की कोशिश करते हुए कहता है
وجدانی امان امریکہ کا مانسٹر۔ دروازے پر کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان بلیک کلر کے گینگسٹر لوک میں وجدان کا نام سنتے ہی وہی اسی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ نک کی وجدان کے نام پر حیرانگی دیکھ کر ڈیول حیران کن نظروں سے نک کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ڈیول کی نظریں خود پر دیکھ کر نک جھٹ سے اپنی بوکھلاہٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور سیریس ہو کر ڈیول کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جہانگیر نہ مزید اس آدمی سے کچھ پوچھتا ہے اور نہ ہی نک سے، وہ بس اسی پر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ڈیول کے پیچھے پیچھے شعیب بھی باہر نکل جاتا ہے، پر نک وہی کھڑا رہتا ہے۔ ڈیول کے جاتے ہی نک کولڈ لک میں اس آدمی کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر غصے میں پوچھتا ہے، تم نے کبھی مانسٹر کو دیکھا ہے؟ نک کا لہجہ کافی حد تک سخت تھا۔ وہ غصے میں گھور کر دیکھتے ہوئے اسے پوچھتا ہے۔ آدمی نک کو کوئی جواب دے پاتا اس سے پہلے ہی نک کے سر پر گن تان کر نک اور اس آدمی کو مکمل طور پر خاموش کروا دیا گیا تھا۔ اٹس مائی ورک، یو ڈونٹ نیڈ ٹو انٹرفیئر ان اٹ۔ لڑکی کی آواز پر نک فوراً سے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ لائٹ مہندی کلر کے ریڈ ہلکے کلر والے بال، سرمئی رنگ کی بڑی بڑی آنکھیں، سفید گوری رنگت جس پر پولیس یونیفارم پہنے ہوئے، ہاتھ میں گن جس کا ٹریگر چڑھائے ہوئے پولیس والی نک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیفل لیڈی۔ نک کے منہ سے فوراً سے اسے دیکھتے ہی الفاظ نکلتے ہیں، گیٹ لاسٹ، سندس دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے اور کہہ کر اپنی گن نیچے کرتی ہے۔ آر یو گوئنگ ٹو ٹیک دیم اور ناٹ؟ سندس غصے میں اپنے باقی کے آفیسرز کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ واٹ از یور نیم؟ نک اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شرارت سے بھرے ہوئے لہجے میں پوچھتا ہے۔ شٹ اپ! سندس غصے میں نک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ واو، آئی نیور ایور ہیئر اے نیم لائک اٹس یونیک لائک یو۔ نک اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا، وہ لگاتار اس کے چہرے کو گھورے جا رہا تھا۔ سندس نک سے نظریں ہٹائے اپنے آفیسرز کو دیکھتی ہے جو ان دونوں آدمیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے اور زمین پر مرے ہوئے انسان کو شاپر کے ایک بڑے سے بیگ میں ڈال رہے تھے۔ سندس اپنے آفیسرز کو جاتا دیکھ کر خود بھی ان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ سندس کو جاتا دیکھ کر نک پہلی ملاقات میں ہی نہ کرنے والی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ آر یو فری ٹو نائٹ؟ نک سندس کو بازو سے پکڑ کر اسے روکتے ہوئے پوچھ ہی رہا تھا۔ سندس اپنی بازو پر نک کا ہاتھ دیکھ کر فوراً سے پلٹ کر اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے گن سے سیدھا نک کے دل اور کندھے کے درمیان نشانہ باندھ کر گولی چلا دیتی ہے۔ نک کے ساتھ ساتھ کمرے سے باہر کچھ قدم دور پر کھڑے ہوئے لوگ بھی وہی ساکت سے ہو جاتے ہیں۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می اینڈ ڈسٹرب می اگین، سندس نک کے بے جان سے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر گن پیچھے کی طرف کوٹ کے نیچے پینٹ میں لگاتے ہوئے وہ لمبے ڈگ بھرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگتی ہے۔ سندس کو جاتے ہوئے دیکھ کر پھٹی ہوئی آنکھوں سے ہنستے ہوئے نک زمین پر سر کے بل گر پڑتا ہے۔ آئی ایم گوئنگ ڈسٹرب یو اگین مس، شٹ اپ! نک زمین پر گرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے، اسٹوپڈ! سندس کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ باہر کھڑے ہوئے ڈیول کے آدمی جو نک کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، گولی کی آواز پر دوڑتے ہوئے اندر آتے ہیں۔ وہ اندر آ رہے تھے اور سندس کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ نک زمین پر بے ہوش ہو رہا تھا، پر چہرے پر ابھی بھی ٹھرکیوں والی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ نک کو میرے پاس بھیجو اور مجھے امریکن مانسٹر کی ڈیٹیلز چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہیر کی، وہ کہاں ہے اس وقت، مجھے سب جاننا ہے۔ ڈیول دو ٹوک لہجے میں شعیب کو کہتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لیے وہ خود ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا بلڈنگ سے باہر نکل جاتا ہے۔ ڈیول کے جاتے ہی دو آدمی نک کو اٹھائے ہوئے، ایک اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑے ہوئے اور دوسرا اسے بازو سے نیچے سے پکڑ کر بلڈنگ سے باہر کی طرف لا رہے تھے۔ شعیب نک کو لاش کی صورت میں دیکھ کر اسی پل دھڑکتے ہوئے دل سے اس کی طرف دوڑتا ہے۔ نک کیا ہوا تجھے؟ اسے گولی کس نے ماری؟ شعیب پریشانی میں بھول جاتا ہے کہ وہ اٹالین لوگوں سے اردو میں پوچھ رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ کی بہو نے مجھے گولی ماری ہے۔ نک بے ہوشی کی غنودگی میں تھا، پر پھر بھی ٹھرکیوں والی حرکتیں کر رہا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھیں بند تھیں اور جسم سے وہ بے جان ہوا پڑا تھا۔ خون اس کے بازو تک پہنچ گیا تھا۔ لکھ دے لعنت تیری شکل پر، مرنے کی حالت پر، لیکن یہ ٹھرک پن نہیں چھوڑے گا۔ ہر لڑکی کو میری بہو بنانے کے چکروں میں ہوتا ہے کمینہ، شعیب نک کو دیکھتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر کہتا ہے اور گاڑی کی طرف لے جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ نک کو گاڑی میں بٹھا کر گارڈز فوراً سے اسے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ سندس باقی آفیسرز کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کو لے کر پولیس بیورو کے لیے نکل پڑتی ہے۔
पुलिस ब्यूरो में खड़ी हुई हया इन सब को और उनके पागलपन को देखकर अपनी किस्मत पर अश्क करे या अफसोस से ही सोचने में लगी हुई थी। सबके सब पागल है, कोई एक भी नॉर्मल नहीं है। हया अफसरदगी से अपना सर हिलाते हुए कहती है और कहकर कैमरा रूम से बाहर निकल जाती है और सीधा अपने ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाती है। शीशे का बना हुआ दरवाज़ा जो अंदर और बाहर के मनाजिर को बिल्कुल साफ सुथरा देखता है। सफ़ेद रोशनियों से जगमगाता हुआ ऑफिस। हया सीधा अपने ऑफिस में जाती है और जाकर लैपटॉप ऑन करते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। लैपटॉप की स्क्रीन ऑन होते ही हया अपना पासवर्ड लगाती है। पासवर्ड लगाते ही उसकी आंखें और उसके हाथ इस स्क्रीन पर ही टिक जाते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर सिकंदर के बचपन की तस्वीर लगी हुई। ये वो आखिरी तस्वीर थी सिकंदर की जो हया के पास थी। उसके बाद से सिकंदर को ना हया ने और ना जहांगीर ने अपनी ज़िंदगी में आज तक देखा था। 22 साल गुजर चुके हैं सिकंदर को अपने माँ बाप से दूर हुए। 22 सालों से उसे देखना तो दूर, उसकी आवाज़ तक किसी ने नहीं सुनी है। वो कहाँ है, कैसा है, ये जानने के लिए हया जहांगीर सब तड़प रहे हैं, पर उसकी कहीं भी मौजूदगी का किसी को नहीं पता है। पता होता भी तो कैसे। सिकंदर ने अपने माँ बाप को अपने बारे में कुछ बताने तक की मोहलत नहीं दी। वो उनकी ज़िंदगियों से बहुत दूर अपनी एक नई दुनिया बना चुका था। एक ऐसी दुनिया जिसका दूर दूर तक उसके किसी अपने को इल्म न था। सिकंदर सर का चॉपर लैंड करने वाला है। जल्दी करो। सब लोग सफ़ेद कलर के डॉक्टर के कोट में मलबूस ये 26 साल जवान लड़का हर अस्पताल के हर वार्ड में जाकर सिकंदर जहांगीर आलम के आने की खबर दे रहा था। भागते भागते वो सांसों सांस हो गया था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। वो बस भागे जा रहा था ताकि जल्द से जल्द वो सबको इत्तला देकर खुद भी सिकंदर के आने से पहले अपने वार्ड में पहुंच जाएगा। 26 साला नौजवान सिमी, उसको इस अस्पताल में इंटर्नशिप करते हुए अभी 4 महीने ही गुजरे थे। सिर्फ सिमी ही नहीं, उसके साथ साथ एक और इंसान उमैमा, दोनों एक ही वार्ड में काम करते हैं। सिमी सारे वार्ड्स में बताकर अपने वार्ड में निढाल हालत में दौड़ते हुए आता है और आते ही एक खाली बेड देखकर उस पर आ गिरता है। क्या हो गया है तुम्हें? खाली बेड के साथ ही पर्दे के पीछे खड़ी हुई उमैमा पर्दा हटाकर सिमी की हालत को देखते हुए पूछती है। वो सिकंदर सर आ रहे हैं ना, तो उनका सबको बताने गया था मैं। सिमी कहते हुए उठकर बैठने की कोशिश करते हुए कहता है, पर सांस इतना चढ़ा हुआ था कि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। सिकंदर कौन है? उमैमा हैरान को नज़रों से देखते हुए पूछती है। सिकंदर को नहीं जानती हो तुम? सिमी अब की बार उठकर बैठता है और एक लंबी गहरी सांस लेता है। जितना वो सांस लेता है उतने में उमैमा पानी की बोतल खोलकर सिमी की तरफ बढ़ाती है। मैं भी नहीं जानता कौन है, बस चीफ ने कहा था कि जाकर सब वार्ड्स में बताकर आओ कि सिकंदर का सर का चॉपर लैंड होने वाला है, तो कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए शोर नहीं और सफाई शुरू करो। हर चीज़ जगह पर होनी चाहिए। कोई भी डॉक्टर या वार्ड बेतरतीब नहीं होना चाहिए। सिमी पानी पीते हुए कहता है। और चीफ ने कहा था अगर मैं 10 मिनट के अंदर सबको बताकर नहीं आया तो वो मेरे वर्किंग आवर्स मज़ीद बढ़ा देंगे, इसलिए मुझे भाग कर जाना पड़ा। सिमी पानी की पूरी बोतल पीते हुए कहता है, पागल आदमी, हमारा टाइम काम का वैसे भी ख़त्म हो गया है। वो देखो, हमसे एक्स्ट्रा काम ये नहीं करवा सकते हैं। उमैमा सिमी के सर पर हाथ मारते हुए कहती है, हैं? क्या मतलब हमारा आज का काम ख़त्म हो गया है? चीफ ने सिर्फ मुझसे अपना काम करवाने के लिए मुझे इतना भगाया? सिमी बेड से उठ खड़े होते हुए कहता है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, बेवकूफ़ तुम हो। उमैमा सिमी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, कॉफ़ी पियोगे? उमैमा उंगली उठाकर पूछती है, ज़रूर पीऊँगा, अगर तुम अपने पैसों से पिलाओगी। सिमी दांत लब भींचते हुए कहता है, ठीक है, मैं कॉफ़ी लेकर इंट्रेंस पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तुम वहीं आ जाना, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। उमैमा अपना बैग उठाते हुए कहती है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सिमी हाथ हिलाते हुए कहता है और अपना बैग लेने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर बने हुए अपने डॉक्टर्स के ऑफिस में चला जाता है। सिमी और उमैमा दोनों ही अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर हार्ट स्पेशलिस्ट के इंटर्नशिप करने के लिए आए थे। सिकंदर सर का चॉपर लैंड हो गया है, मैं उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। सिकंदर का पर्सनल सेक्रेटरी फ़ोन पर कहते हुए दौड़ते हुए लिफ्ट के पास जाता है और सीधा लिफ्ट के ज़रिए से अस्पताल, जो तकरीबन 28 फ्लोर पर बना हुआ था, उसकी छत पर लिफ्ट के ज़रिए से पहुंचता है। सिकंदर का चॉपर अपने ही अस्पताल की बिल्डिंग को लैंड होने वाला था। सेक्रेटरी जैसे ही छत पर पहुंचता है उतने में चॉपर भी छत पर पहुंच जाता है। जब तक चॉपर कर के आहिस्ता नहीं हो जाता चॉपर उधर कर आहिस्ता नहीं हो जाते, सिकंदर चॉपर से बाहर नहीं निकलता।
चॉपर के पर आहिस्ता करते हैं तो दोबारा सेक्रेटरी दौड़ते हुए सिकंदर की तरफ कदम बढ़ाता है। चॉपर के पर की स्पीड जैसे ही आहिस्ता होती है, चॉपर का दरवाज़ा खुल जाता है। पहले एक हाथ चॉपर पर लगे हुए स्टैंड पर रखता है, फिर अपना दायां पैर नीचे वाले स्टैंड पर रखकर ब्लैक कलर के सूट में मलबूस काले घने सिल्की बालों वाला सफ़ेद गोरी रंगत हवा की वजह से माथे पर बिखरे हुए बाल जो आंखों में जाकर सिकंदर की आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे थे। गर्दन तक पहुंची हुई हाईनेक जिस पर सिल्वर कलर की चेन हाईनेक से ऊपर से पहने हुए टेढ़ी स्माइल देते हुए सिकंदर चौपर से नीचे उतर रहा था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सिकंदर। सिकंदर के चौपर से नीचे उतरते ही सिकंदर का सेक्रेटरी जो उसके सारे अपॉइंटमेंट्स देखता है, सिकंदर को मुस्कुराते हुए देखकर वो भी मुस्कुराते हुए सिकंदर को सलाम करता है। वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर कोल्ड फेस में सलाम का जवाब देते हुए अपने कदमों को छत पर लगी हुई लिफ्ट की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। सर्जरी की सारी तैयारियां हो गई है। सिकंदर लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए नॉर्मल लहजे में कहता है, जी सर, सारी तैयारियां हो गई है, सारे डॉक्टर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सेक्रेटरी सिकंदर के पीछे पीछे चलते हुए कहता है। जवाबन सिकंदर हाँ में सर हिलाते हुए लिफ्ट में खड़ा होता है। कैन आई गेट 2 आइस अमेरिकानो प्लीज़। उमैमा कॉफ़ी एरिया में खड़ी हुई वेटर को ऑर्डर देती है। कुछ ही देर में सिकंदर और उसका सेक्रेटरी दोनों भी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए थे और सीधा सर्जरी रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। सिकंदर को आता देखकर एक डॉक्टर जल्दी से पेशेंट की फाइल लाकर सिकंदर को देता है। सिकंदर एक नज़र में ही डॉक्टर को सर से पैर तक देख लेता है और फिर उनकी तैयार की हुई फाइल को देखते हुए वो कैफ़े एरिया से गुजरकर अस्पताल के एंट्रेंस पर बाएं हाथ की जानिब ऑपरेशन वार्ड्स और सर्जरी एरिया थे। सिकंदर फाइल को गौर से देखते हुए उसी पर अपनी नज़रें जमाए हुए आगे बढ़ रहा था। थैंक यू सो मच। उमैमा कॉफ़ी के कप को पकड़े हुए मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करते हुए कैफ़े से बाहर की जानिब बढ़ रही थी। वो भी अपने हाथों में पकड़े हुए कॉफ़ी को एक हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हुए बेध्यानी में आगे की तरफ बढ़ रही थी कि सामने से आते हुए सिकंदर से टकराकर उसकी सारी की सारी कॉफ़ी दोनों कप में मौजूद गर्म गरम सा कॉफ़ी सिकंदर के सीने पर और उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल पर आ गिरती है। अब देखकर चल नहीं सकती है या फिर चलना नहीं आता है। सिकंदर फ़ौरन से तैश में आ जाता है। उसे गंदगी नहीं बर्दाश्त थी और पहली ही मुलाकात में उमैमा ने ना सिर्फ उसे गंदा किया बल्कि उसके हाथ में पकड़ी हुई पेशेंट की फ़ाइल को भी मुकम्मल तौर पर ख़राब कर दिया था। एक्सक्यूज़ मी, उमैमा हैरानगी से कहती है। ओह, तो अंग्रेज़ की औलाद हैं आप, फिर तमीज़ की उम्मीद करना तो फजूल है आपसे। सिकंदर अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहता है, जी नहीं, मैं अंग्रेज़ की औलाद नहीं हूँ, पर एक इंसान की औलाद ज़रूर हूँ मैं। उमैमा भी बराबर सिकंदर की आंखों में देखते हुए गुस्से में कहती है, तो उर्दू आती है आपको? सिकंदर हैरानगी से पूछता है। जी बहुत अच्छे से, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, हर किस्म की उर्दू से वाकिफ़ हूँ मैं। उमैमा भी दो टोक लहजे में जवाब देती है, तो आप फिर यकीनन समझ गई होंगी जो मैंने अभी कहा है। आइंदा एहतियात रखिएगा, मुझे ये सब नहीं पसंद। सिकंदर अपने पास खड़े हुए लोगों को देखते हुए अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए नॉर्मल लहजे में कहता है, मैं आपकी पसंद नापसंद का क्यों ख्याल रखूं? आखिरकार आप है कौन? उमैमा को 6 महीने हो चुके थे इस अस्पताल में काम करते हुए और आज सिकंदर से 6 महीनों में उसकी पहली मुलाकात थी। मैं नहीं जानती है आपको मैं नहीं जानती मुझे नहीं जाननी है आप मुझे नहीं जानती है आप। सिकंदर हैरानगी से पूछता है, क्योंकि ये उसके नाकाबिल यकीन बात थी कि उसके अस्पताल में काम करने वाले उससे ही नावाकिफ़ है। जी मैं नहीं जानती हूँ आपको, अगर आपका कोई तारुफ है तो मुझे करवा दें। उमैमा सिकंदर की आंखों में देखते हुए दो टोक लहजे में बोलती है, अव्वल तो आप जैसी बदतमीज़ और बददिमाग लड़कियों को अपने बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन इतना जान ले आप, ये हॉस्पिटल मेरा है और यहाँ का मालिक मैं हूँ। इतना तारुफ काफ़ी होगा आपके लिए। सिकंदर के लहजे में तलखी और बेजारी साफ दिखाई दे रही थी। सिकंदर दो टोक लहजे में कहता है और कहकर अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाने की बजाय वापस पीछे की तरफ मोड़ देता है। रुके ज़रा, बात अब आप पर भी है। बात अब आप भी मेरी। उमैमा का एटीट्यूड वाले लोगों से सख्त नफरत थी और अब ख़ास तौर से अपने सामने खड़े हुए शख्स से वो नफरत हो रही थी। उमैमा की आवाज़ पर सिकंदर के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो पलटकर अपने हाथों की मुट्ठियां भींचकर अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि इस वक्त वहाँ बहुत सारे लोग थे जिनके सामने पहले ही काफ़ी तमाशा लग चुका था। अब वो मज़ीद कुछ और नहीं कहना चाहता था। अपनी इमेज को मद्देनज़र रखते हुए, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, वो अपने चेहरे पर चेहरा चढ़ाए खुद को पुरसुकून करते हुए उमैमा की तरफ पलटता है। कहें। सिकंदर उमैमा की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता कि यह हॉस्पिटल आपका है या आप
یہ ملک۔ امیمہ اسی کافی پر اپنے قدم رکھتے ہوئے سکندر کی طرف بڑھتی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو فرق پڑنا چاہیے۔ سکندر اپنا پورا رخ امیمہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے، کیوں؟ امیمہ سکندر کی کالی گھنی رات جیسی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، کیوں آپ یہاں پر ٹرینی ہیں اور میں یہاں کا سینئر ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس ہاسپٹل کا مالک بھی؟ سکندر بھی امیمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پر لہجہ کافی حد تک نرم تھا۔ اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ پر امیمہ کا لہجہ بالکل ویسا ہی تلخ تھا ابھی تک۔ تعلق ہے۔ سکندر امیمہ کو ایک نظر میں سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے اس کے قریب جاتا ہے اور ایک قدم کے فاصلے پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کا نام میرے ہاسپٹل کے نام سے جڑ چکا ہے اور مجھے اپنے نام سے، اپنی پہچان سے بہت محبت ہے۔ سکندر سر اور نظر جھکا کر امیمہ کو دیکھتے ہوئے بولا، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑی کسوتی باڈی، جس کے سامنے امیمہ ایک چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ دیکھنے میں چھوٹی سی تھی لیکن اپنے سے بڑے آدمی کو پہلی ملاقات میں ہی ناک و چنے چبوانے کے ارادے رکھتی تھی۔ ہاسپٹل سے ہی محبت کو برقرار رکھے، مجھ سے محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ امیمہ اپنے قدم واپس پیچھے کی طرف اٹھاتے ہوئے سکندر کی آنکھوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں ڈالتی ہے، دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے، سکندر امیمہ کی بات پر ہلکی سی اسمائل کرتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی شرٹ پر نظر جما کر کہتا ہے، میں بدتمیز لوگوں سے محبت کرتا بھی نہیں ہوں مس۔ سکندر کہتے ہوئے ہلکا سا سر اٹھا کر ہر اپنی ڈارک بلیک آنکھیں امیمہ کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہتا ہے، مس نہیں، ڈاکٹر بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ امیمہ ٹھہرتے ہوئے کہتی ہے، آپ مجھے ڈاکٹر کہہ کر مخاطب کریں، میرے ساتھ بے مطلب کے تعلقات قائم مت کریں۔ امیمہ کا لہجہ کافی سرد تھا، وہ کچا کھا جانے والی نظروں سے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کو امیمہ کی اور اس کے رویے ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، آپ اپنے آپ کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہی ہیں، مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ سکندر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جی بہتر بھی یہی ہوگا۔ امیمہ اٹل لہجے میں کہتے ہوئے باہر جانے کے لیے پلٹتا ہے، بنا سکندر کی بات سنے۔ رکو، اب کی بار امیمہ کے اٹھتے ہوئے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ ٹرینی ہونا تو باہر کہاں جا رہی ہو؟ سکندر کہتا ہے اور امیمہ غصے میں پلٹتی ہے، کیونکہ میرا کام ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں واپس گھر جا رہی ہوں، آپ کہیں بھی نہیں جا رہی ہیں۔ امیمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سکندر بول پڑتا ہے، میرے ورکنگ آورز ختم ہو گئے ہیں ڈاکٹر باسیل۔ سکندر امیمہ رک کر کہتی ہے، پر میں نے بڑھا دیے ہیں۔ سکندر اٹل لہجے میں کہتا ہے، آپ اب مجھے اس آپریشن میں اسسٹ کریں گی مس؟ سوری انٹرنی۔ سکندر امیمہ کا نام لیتے ہوئے ہلکی سی ٹیڑھی اسمائل کرتا ہے اور اسے فوراً سے چھپا بھی لیتا ہے۔ امیمہ کہہ ہی رہی تھی کہ سکندر اپنا کوٹ اتارتے ہوئے واپس لفٹ کی طرف بڑھتا ہے۔ پیچھے کھڑی امیمہ اسے سخت اور غصے والی نظروں سے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ حد ہو گئی ہے، یہ لڑکی ہو تیار کرنا تھا یا پوری بارات کو؟ دوسری طرف وجدان اپنے آفس سے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولتے ہوئے آ رہا تھا کہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ہیر کو دیکھ کر اس کے قدم، اس کی باتیں اور اس کی سانسیں سب رک جاتی ہیں۔ بلیک کلر کی جینز شرٹ، جس پر بلیک کلر کا ہی لیدر جیکٹ پہنے ہوئے، آدھی کمر پر بکھرے ہوئے بال جو پہلے بالکل سیدھے تھے اب ان میں ہلکے سے کرلز کیے تھے، سفید رنگ کی گہری رنگت پر لائٹ سافٹ سا براؤن میک اپ کیے ہوئے، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہیر اپنے خیال میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ آج بنا کسی ہتھیار کے کسی سخت دل مرد کو اپنی شناخت سے، اپنے وجود سے، اپنی اصل پہچان کے چھوٹے سے نذرانے سے کسی کی سانسیں روک چکی تھی۔ ہیر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آخر کی 2 سیڑھیوں پر پہنچی ہی تھی کہ سامنے کھڑے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، جس کا کوٹ ابھی بھی اس کے پاس نہیں تھا، ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے سفید انڈے جیسی گورے رنگ پر سفید رنگ کی شرٹ، جس پر کالے کلر کو اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا، یہ بندہ ہر لحاظ، ہر طرف سے پرکشش اور شاندار لگ رہا تھا۔ نظریں جھکا لی ورنہ آنکھوں میں درد ہو جائے گا۔ ہیر وجدان سے نظریں ہٹاتے ہوئے سیڑھیوں کو دیکھتے ہوئے اسے اترتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کی بات پر وجدان جھٹ سے اپنی آنکھیں جھکا لیتا ہے اور ایک نظر باہر کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے واپس ہیر کو دیکھنے لگتا ہے۔ میرے درد کی پرواہ ہے یا خود کی خوبصورتی کی؟ وجدان واپس سیریس فیس میں آتے ہوئے کہتا ہے، یقیناً خود کی، انجان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی ہوں میں۔ ہیر وجدان کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہتی ہے اور کہہ کر فوراً اپنی نظر جھکا لیتی ہے اور اپنے ہیر کی طرف دیکھنے لگتی ہے جس پر اسے چوٹ لگی تھی، اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگتی ہے جس پر اسے چوٹ لگی تھی اور اس پر بند ہیل والے بلیک کلر کے شوز پہنے ہوئے تھے۔
पहने हुए वो उसको झटक कर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती है। पर मैं शौहर हूँ तुम्हारा, मेरी परवाह करना फ़र्ज़ है तुम पर। वजदान भी हीर के पैर की तरफ देखते हुए कहता है। मॉन्स्टर की बात पर हीर झट से नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखने लग जाती है। मुझे अपने हर फ़र्ज़ अच्छे से पता है, पर मैं इस शख्स की परवाह नहीं कर सकती हूँ जो मुझे तकलीफ़ देता हो। हीर अपने पैर में लगी हुई चोट से दर्द में कराते हुए कहती है, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी है? अब तक तो मैंने तुम्हें तकलीफ़ की तह से भी वाकिफ़ नहीं करवाया है। वजदान हीर को देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है और कहकर डाइनिंग टेबल की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। मतलब आपका मुझे दर्द और तकलीफ़ में रखने का पूरा इरादा है। इंसानियत की उम्मीद ना रखूँ मैं आपसे। हीर जाते हुए वजदान को देखते हुए कहती है, उम्मीद रखो मुझसे, हर चीज़ की उम्मीद रखो। उन्हें पूरा करना है या तोड़ना है वो मैं देख लूँगा। फैज़ान डाइनिंग टेबल के पास पहुँच गया था। वो जग से ग्लास में पानी डालते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है आप मुझे रुस्वा करने के अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे। उम्मीद नहीं लगाऊंगी कोई भी आपसे। हीर दर्द में गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैं तुमसे मोहब्बत करता तो यकीनन तुम्हें रुसवाई से दूर रखता, पर ये रिश्ता मोहब्बत का नहीं है, तो तुम्हारे रुसवा होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फरजान हीर को देखते हुए पानी का ग्लास लबों से लगाते हुए कहता है। फरजान को हीर के चेहरे पर गुस्सा जो उसकी बातों से आया था वो साफ दिखाई दे रहा था। फरजान की बातें सुनकर हीर के लिए उसका गुस्सा कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो रहा था और फरजान उसके चेहरे पर गुस्से के आते जाते हुए तासुरात को बड़े गौर से देख रहा था। हीर बिना वजदान को देखे हुए गुस्से में मेंशन से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। उसे जाता देखकर वजदान भी बाहर की तरफ उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन हीर दरवाजे पर जाते ही रुक जाती है और उसके पीछे आता हुआ वजदान झटका खाकर वहीं रुक जाता है। चलो रुक क्यों गई हो चलते चलते? वजदान हीर की पीठ को देखते हुए कहता है, एक बात पूछूं मैं आपसे? हीर पलट कर वजदान की आंखों में देखते हुए बोली, पूछो। वजदान अपने पैंट की जेब में हाथ डालते हुए पूछता है, आप अमीर है तो आपकी सैलरी कितनी है? क्या? हीर के इस अचानक से सवाल पर वजदान हीर को हैरानगी से देखने लग जाता है। हाँ बताएं ना, आप अमीर है क्या? हीर मुस्कुराते हुए अपनी हंसी को जब्त करने की कोशिश करते हुए पूछती है, तुम्हें क्या मैं शक्ल से गरीब लगता हूँ? फैज़ान हैरानगी से बड़ी बड़ी आंखें किए अपनी पैंट की जेब से हाथ निकालते हुए पूछता है, नहीं लगते तो नहीं है, लेकिन आप अमीर वाले अमीर भी नहीं लगते हैं मुझे। हीर फैज़ान को सर से पैर तक देखते हुए कहती है, ठीक लगता है तुम्हें बीबी, तुम्हारा शौहर एक गरीब इंसान है, इसलिए उसके ज़ख्मों पर नमक मत छिड़को। चलो अब चुप करके। वजदान हीर को बाजू से पकड़कर उसका रुख बाहर की तरफ मोड़ते हुए कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था कि आप 2 नंबर जाली गरीब आदमी है। हीर वजदान के चेहरे पर नज़र जमाते हुए उसके चेहरे पर अब गुस्से के तासुरात को देखते हुए कहती है, मैं 2 नंबर जाली आदमी हूँ मैं 2 नंबर जाली आदमी हूँ। वजदान बाजू से हाथ हटाते हुए अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, हाँ देखें ना अपने आप को, आप इतने हैंडसम है, लेकिन गुस्से ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। हीर वजदान के हुलिये की तरफ इशारा करते हुए गंदा सा मुंह बनाकर कहती है, इस बकवास का मतलब? वजदान कोल्ड नज़रों से गुस्से के साथ हीर के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछता है, मुझे पता है आप इस पेंशन में काम करते हैं, आजकल मालिक नहीं है, इसलिए खुद मालिक बनकर बैठे हुए हैं आप। हीर अब वजदान को गुस्सा चढ़ाने के फुल मूड में थी और अपने आप को पुरसुकून करने के भी। किसी सच में तुम्हें शक्ल से क्या सच में तुम्हें शक्ल से इतना गया गुजरा नजर आ रहा हूँ? फैज़ान सरसरी सी नज़र अपने हुलिये पर डालते हुए कहता है, जी हुलिया चेक करे अपना, अगर मैं गलत हूँ तो फिर बोले। मुझे तो सारे लेकर हिल तक बदल दिया है आपने, अब खुद को भी थोड़ा सा बदल ले। सर से लेकर पैर तक बदल दिया है आपने। कितना गलत लिखा है यार इस नावल में। मुझे तो सर से लेकर पैर तक बदल दिया है आपने, अब खुद को भी थोड़ा सा बदल ले। हीर वजदान के कंफ्यूज चेहरे को देखते हुए कहती है, मैं खुद को बदलने वालों में से नहीं हूँ बीवी, मैं जो हूँ जैसा भी हूँ अब मैं ही हूँ तुम्हारा गरीब शौहर। अब तुम्हें मेरे साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। वजदान अटल लहजे में हीर के चेहरे को देखते हुए कहता है। हीर वजदान के चेहरे को देखते हुए अपना रुख दूसरी तरफ मोड़कर एक लंबी गहरी सांस लेती है और दोबारा वजदान के चेहरे की तरफ देखती है। फिर सुकून आ रहा था वजदान को कंफ्यूज करके हीर को सुकून आ रहा था वजदान को कंफ्यूज करके, और वजदान को गुस्सा आ रहा था। वो एक बार फिर उस लड़की के आगे बेबसा हो गया था। चले अब देर नहीं हो रही है आपको। हीर मेंशन से बाहर जाकर पलटकर वजदान को चलने का इशारा करते हुए बोली, रुको इधर आओ मेरे पास। वजदान वापस एक हाथ जेब में डालते हुए हीर को दूसरे हाथ से इशारा करता है, क्यों आओ? हीर वहीं से हैरानगी से पूछती है,
तुम्हारी लिपस्टिक का शेड अच्छा लग रहा है, मुझे चेक करना है, देखने में जैसा है वो खाने में भी है या नहीं। अब वजदान की बारी थी हीर को खामोश करने की, जिसमें अच्छे से कामयाबी हो गया था। वजदान शर्म करे, क्यों बेशर्मों वाली हरकतें कर रहे हैं आप मेरे साथ। हीर गुस्से में कहती है, हद है भाई, मियाँ बीवी में कौन सी शर्म, वापस तुम्हारी लिपस्टिक तो दिन रात चेक करने का हक है मेरा। वजदान अपनी ज़बान अपने मुंह में घुमाते हुए हीर की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। वैसे भी गंदी हरकतें करने में आपका वैसे भी कोई जवाब नहीं है, पता चल गया है मुझे कल रात पता चल गया था मुझे कल रात। हीर कहते कहते खामोश हो जाती है और वजदान चलते चलते रुक जाता है। अभी कहाँ मेरी जान, अभी तो मैंने सिर्फ उनकी मिठास को चखा है, अभी तो पूरी रात इन लबों का जाम पीकर इन खूबसूरत लबों का जाम पीना है। बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े। हीर गंदा सा मुंह बनाकर वजदान को देखते हुए कहती है, क्या कहा तुमने। वजदान लंबे लंबे डग भरता हुआ हीर की तरफ बढ़ रहा था कि उसे अपनी तरफ आता देखकर हीर जल्दी से खुद गाड़ी की तरफ भाग जाती है और खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाती है। वजदान हीर को गाड़ी में सवार देखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद भी गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। काफ़ी देर तक तो गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन हीर बार बार वजदान को देखे जा रही थी। एक बात पूछूं मैं आपसे। हीर उससे ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकती थी। इनकार करने पर खामोश हो जाओगी। वजदान गर्दन मोड़ कर हीर को देखते हुए पूछता है, नहीं, एक बार और पूछूंगी। हीर अपने पैर को देखते हुए कहती है, पूछो फिर। वजदान की नज़र भी हीर के पैर पर थी, पर हीर के सर उठाने के बाद वजदान भी नज़रें घुमा लेता है। जब मैं आपकी पसंद की भी नहीं थी, आपकी टाइप की भी नहीं थी और आपकी नज़र में कुछ भी नहीं थी। और हीर कहते ही वजदान के चेहरे को देखते हुए खामोश हो जाती है और वजदान हीर की तरफ दोबारा गर्दन मोड़ कर देखते हुए पूछता है, और आपको पहली नज़र में कोई मोहब्बत वगैरह भी नहीं हुई थी, तो शादी क्यों की आपने मुझसे। हीर मुसलसल वजदान को देखते हुए पूछती है, पता नहीं, बस दिल चाहा कि तुम्हें अपनी बीवी बना लूँ तो बस बना लिया मैंने। वजदान कंधे उचकाते हुए कहता है, ये क्या बात हुई भला। हीर को जैसे उसके जवाब से तसल्ली नहीं मिली थी। अब बस यही बात है, बस दिल ने कहा कि तुमसे शादी कर लूँ तो बस मैंने कर ली, लेकिन आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है और उसके पीछे कोई वजह भी नहीं है। हीर वजदान की बात काटते हुए हैरानगी से पूछती है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के पीछे कोई वजह हो, कुछ चीज़ें बिला वजह भी कर लेनी चाहिए। वजदान सड़क पर नज़र जमाए हुए कहता है, ज़रूरी है, किसी से रिश्ता जोड़ने के लिए किसी वजह का होना ज़रूरी है। हीर अटल लहजे में वजदान के चेहरे को देखते हुए कहती, ये सब तुम्हारे लिए ज़रूरी होगा, मेरे लिए नहीं है। बस एक बार जो चीज़ मेरे दिल को लग गई, बस वो मुझे चाहिए। वजदान भी अटल लहजे में हीर को देखते हुए कहता है, मैं चीज़ तो नहीं हूँ। हीर को उसकी बात अच्छी नहीं लग रही थी, पर मेरे दिल को तो लग गई थी ना, इसलिए किसी और का होना ज़रूरी नहीं था। वजदान कहता है और गाड़ी को रोक देता है। उम्मीद करता हूँ अब तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। वजदान अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है, जी आ गई है। हीर भी अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहती है, चलो अब गाड़ी से बाहर पहुँच गए हैं हम। वजदान सख्त लहजे में कहते हुए गाड़ी से उतर जाता है और उसके पीछे पीछे हीर भी दर्द में मुब्तला होते हुए गाड़ी से बाहर निकल जाती है। गाड़ी से निकलते ही एक और बहुत बड़े और बेहद खूबसूरत और दिलकश से मैंशन को देखते हुए हीर गाड़ी के दरवाजे में हाथ रखे हुए वहीं ही खड़ी हो जाती है। हम कहाँ आए हैं। हीर मेंशन से नज़रें हटाकर वजदान को देखते हुए पूछती है, मॉन्स्टर मेंशन। वजदान मेंशन को देखते हुए कहता है और हीर के पास आकर उसके हाथ पकड़कर मेंशन में अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पूरा मेंशन सफ़ेद रंग का था, बिल्कुल वैसा ही जिसमें वो लोग रह रहे थे। वैसे ही सफ़ेद गुलाब बाहर गार्डन में लगे हुए थे। बाहर गार्ड्स कोगनों के साथ ब्लैक कलर के सूट बूट में मलबूस थे। हीर इधर उधर देखते हुए वजदान के पीछे पीछे चल रही होती है। कुछ ही देर में वो लोग मेंशन के अंदर पहुंच गए थे। वजदान मेंशन में कदम रखता है और हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। सामने से अजरा और एडॉन्स अली के पीछे पीछे चलते हुए उसकी तरफ आ रहे होते हैं। टेक हर, आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स। वजदान हीर को अजरा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है और ख़ुद अली को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहता है और कहकर खुद सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगता है। हीर हैरानगी से हर तरफ देखे जा रही थी। पूरा मेंशन साफ सुथरा सा था, जिससे यहाँ कभी कोई शख्स आया ही ना हो और यहाँ कभी कोई काम कभी किया ही ना हो। पर वजदान यहाँ पर काम करता है, पर कैसे और क्या। हीर वजदान को जाता देखकर उसके जहन में ये सवाल गर्दिश करने लग जाते हैं, कैन वी गो। अजरा और एडॉन्स दोनों वजदान के जाते ही हीर को देखने लग जाते हैं। अजरा इंतहाई प्यार से हीर से पूछती है। अजरा की बात हीर को अच्छे से समझ तो आ जाती है, पर वो फिर भी नासमझी का नाटक कर रही होती है। आई थिंक शी डिडंट अंडरस्टैंड, वी नीड टू गो।
बिफोर मॉन्स्टर कम बैक। एडम्स अज़रा के कान में सरगोशी नुमा अंदाज में कहता है और कहकर अज़रा हीर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ मेंशन से वापस बाहर की तरफ लेकर जाती है। अब मैं कहाँ जा रही हूँ? हीर अज़रा के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए अपने दिल ही दिल में खुद से देखते हुए कहती है। तीनों कुछ ही मिनटों के अंदर मेंशन के पीछे एक दरवाजे के सामने आ खड़े होते हैं। हीर हैरानगी से उस दरवाजे को देख रही थी, जबकि अज़रा और एडॉन्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो न जाने दिन में रात में कितनी मरतबा इस दरवाजे से अंदर बाहर होते हैं। एडॉन्स आगे बढ़कर दरवाजे को खोलता है। दरवाजे के खुलने के बाद अज़रा और हीर दोनों इस दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं। पीछे से एडॉन्स उनके अंदर जाने के बाद दरवाजे को बंद कर देता है और उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। हीर हैरानगी से इधर उधर देखे जा रही थी। मेंशन का पिछला हिस्सा अंदर ही अंदर बना हुआ था। हीर ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखा था जिसे देखकर वो हैरान हो रही थी। ये हो क्या रहा है? कहाँ गुफा में ये मुझे लेकर जा रहे हैं? कहीं कत्ल करने का इरादा तो नहीं है इस मॉन्स्टर का? हीर अंधेरे को अपने चारों तरफ देखते हुए खुद से दिल ही दिल में कहती है। हीर को अंधेरे को देखते हुए डर लग रहा था। वो चल तो रही थी, लेकिन अब सच में डर के मारे उसके दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ रही थी। या अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मुझे अपने डेविल के पास ज़िंदा सही सलामत जाना है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग वाले डेविल बन जाएंगे, सड़ू वाले डेविल बन जाएंगे, जो मैं और मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हीर अपने आप से कहते हुए आगे की तरफ चलती जा रही थी। इतने में एडॉन्स जल्दी से दौड़कर एक और दरवाजे को खोलता है। हीर हैरानगी से एडॉन्स को देखती है और फिर उससे नज़र उठाकर वो दरवाजे से अंदर देखती है और बस देखती ही रह जाती है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे हीर को ऐसा क्या नज़र आ गया जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई है। तो बस आगे जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चले, अपनी ज़िम्मेदारी आप निभाएं, मैं आपको आगे की नावल सुनाने के लिए अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।